यहाँ कितने तरह के और कितने सारे पक्षी और जानवर रहा करते हैं। किसी को अकेले रहना पसंद होता है तो कोई अपने फैमिली ग्रुप के बिना नहीं रह सकता। किसी को दूसरों का शिकार करना पसंद है तो किसी को पेट भरने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पसंद है। कोई बहुत गंभीर है तो कोई बहुत ही खुश मिजाज है। कोई तेज रफ्तार से चलता है तो कोई धीमी चाल से। इन सारे वाइल्ड एनिमल्स के बीच एक ऐसा एनिमल भी है जो अपनी एकदम खास पहचान बनाए रखता है, क्योंकि वो चलता नहीं है बल्कि उछल कूद करता है। बड़े आकार का होने के बावजूद जिसे हॉपिंग यानी जंप करने में महारत हासिल है और जो देखने में बहुत ही क्यूट और भोला दिखाई देता है, वो है कैंगरू यानी कंगारू। इस अनोखे एनिमल का सिर्फ जंप करना ही इसे खास नहीं बनाता, बल्कि इसका पाउच भी इसे एक यूनिकनेस देता है। तो ऐसे में क्यों ना आज कंगारू के बारे में वो सब कुछ जान ले जो इसे करीब से समझने में मदद कर सकता हो। जैसे कि कंगारू फ्रेंडली एनिमल होते हैं या अग्रेसिव होते हैं, ये कहाँ रहा करते हैं, क्या ये सिर्फ जंप करते हुए ही चलते हैं, इन्हें खाने में क्या पसंद है, क्या ये लार्ज ग्रुप में रहा करते हैं, एक मदर कंगारू के पाउच में बच्चे कैसे बड़े होते हैं, क्या जंगलों में इनके भी दुश्मन होते हैं, और ऐसा ही और भी बहुत कुछ कंगारू के बारे में जानते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उछल कूद करते हुए कंगारू के बारे में थोड़ा और करीब से। कंगारू ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एनिमल हैं और ये मेनली ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। एक स्टडी में इसका रीजन इनका ज्यादा टॉलरेंट और अडेप्टेबल होना बताया गया है। असल में ऐसी स्पीशीज जो एशिया में ओरिजिनेट हुई, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट कंडीशंस को टॉलरेट करना और उनमें एडजस्ट करना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इसलिए कंगारू मेनली ऑस्ट्रेलिया में ही रहने लगे और इस तरह कंगारू और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे की पहचान बन गए। फास्ट मूवर्स और ब्रिलियंट जंपर माने जाने वाले कंगारू मैक्रोपॉडिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं और कमाल की बात यह है कि इसकी फैमिली में बहुत तरह के मेंबर्स शामिल हैं जो डिफरेंट साइज के हैं और डिफरेंट हैबिटेट में रहा करते हैं। इनमें कंगारू के अलावा क्वाका, पैडोमेलन्स, पोटोरू, हनी पॉसम्स, ट्री कैंगरू, वॉल्बी और वॉलरूस जैसे कई मेंबर्स इंक्लूड हैं। क्योंकि इस फैमिली में केवल कंगारू की स्पीशीज ही नहीं है, बल्कि उससे मिलती जुलती और कुछ फीचर्स शेयर करती हुई 45 से ज्यादा स्पीशीज हैं। ये कंगारू और अदर फैमिली मेंबर्स लार्ज मार्सुपियल्स हैं, यानी ये पाउच रखने वाले ऐसे मैमल्स हैं जो अपने बच्चों को स्किन में बने पाउच में रखा करते हैं। इनके पास मस्क्यूलर टेल्स, स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, शॉर्ट फर और लॉन्ग पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, जो कि इनकी पहचान है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में रहने वाले ये मार्सुपियल्स एनिमल्स के एक स्मॉल ग्रुप मैक्रोपॉड से बिलोंग करते हैं। अब जानते हैं मैक्रोपॉड का अर्थ क्या होता है। बिग फुट, क्योंकि ज्यादातर मैक्रोपॉड्स के हाई लेग्स यानी बैक लेग्स लार्ज होते हैं। इनमें से साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला क्वाका एक स्मॉल मार्सुपियल है जो कि एक लार्ज कैट की साइज का है। ये अर्थ का हैप्पीएस्ट एनिमल कहलाता है क्योंकि इसकी स्माइल है ही इतनी क्यूट। वहीं पैडोमेलन शॉर्ट स्टॉकी मार्सुपियल है जो कि एक स्मॉल कंगारू जैसे नजर आते हैं और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट और आइलैंड एरियाज में रहा करते हैं। पोटोरो, खासकर लॉन्ग नोज्ड पोटोरो, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाने वाला एक रैट जैसा एनिमल दिखाई देता है, लेकिन असल में ये एक स्मॉल मार्सुपियल है जो एक कंगारू की तरह छलांग लगाता है और अपने बच्चे को पाउच में रखता है। और साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हनी पॉसम्स भी स्मॉल माउस साइज्ड मार्सुपियल है, जिसकी एक इलोंगेटेड स्नाउट होती है जिससे वो फ्लावर्स के नेक्टर से अपना पेट भरता है। बात करें ट्री कंगारू की तो क्वींसलैंड और न्यू गिनी के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले ट्री कंगारू ऐसे अकेले मेंबर है जो पेड़ों पर रहते हैं। अब अगर जाने वॉलरू और वॉलबी के बारे में तो कंगारू जैसे दिखने वाले वॉलरू असल में कंगारू से छोटे लेकिन बाकी स्पीशीज से लार्ज होते हैं और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहा करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ईस्टर्न वल्लारू, ब्लैक वल्लारू और एंटीलोपिन वल्लारू। इनमें से एंटीलोपिन वल्लारू को एंटीलोपिन कंगारू भी कहा जाता है क्योंकि ये वल्लारू की तुलना में कंगारू से ज्यादा मिलता जुलता है, जबकि वॉल्बी स्मॉल कंगारू जैसे दिखने वाले एनिमल्स है जो वल्लारू से स्मॉल साइज के होते हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। ये कई तरह के होते हैं जैसे ब्रश वॉल्बी, स्क्रब, स्वैम्प, फॉरेस्ट और रॉक वॉल्बी।
कंगारू फैमिली के इतने सारे मेंबर्स में से वल्लारू और वॉल्बीज ही कंगारू से क्लोजली जुड़े होते हैं और इस बिग मार्सुपियल फैमिली में मौजूद सबसे लार्ज एनिमल्स कंगारू ही होते हैं, जिनकी 3 लार्ज स्पीशीज सबसे कॉमन है: रेड कंगारू, ईस्टर्न ग्रे कंगारू और वेस्टर्न ग्रे कंगारू। इन्हें अपने फैमिली ग्रुप्स के अदर मेंबर्स से साइज में लार्ज होने की वजह से ग्रेट कंगारू भी कहा जाता है। तो कंगारू की तीनों लार्ज स्पीशीज में से लार्जेस्ट कंगारू है रेड कंगारू, क्योंकि इनलैंड ऑस्ट्रेलिया के खुले मैदानों में रहने वाला ऑरेंज रेड कलर के बॉडी फर का ये कंगारू 2 मीटर यानी 6.6 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। और रॉजर इसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल भी रहा है। अपनी मस्क्यूलर फिजिक के लिए फेमस हुआ ये रेड कंगारू 6 फीट 7 इंच टॉल था। एक एवरेज रेड कंगारू शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जंप भी कर सकता है, इसलिए इसे मैमल्स में फास्टेस्ट जंपर कहा जाता है। वहीं ईस्टर्न ग्रे कंगारू हेवीएस्ट कंगारू स्पीशीज कहलाता है, क्योंकि ईस्टर्न और सदर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के ओपन फॉरेस्ट में रहने वाले इस ग्रे टू ब्राउन फर वाले कंगारू का वजन 91 यानी 91 किलो तक होता है। और ब्राउनिश ग्रे कलर के फरों वाले वेस्टर्न ग्रे कंगारू सदर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इस एरिया में वेस्टर्न विक्टोरिया और कोस्टल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं। तो देखा आपने 3 लार्ज कंगारू स्पीशीज सहित इस फैमिली में कितने डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स हैं। क्या ये एक दूसरे के बारे में जानते हैं? शायद नहीं, लेकिन अब हम तो इनके बारे में जान चुके हैं। इसलिए अब आगे जानते हैं मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर और आइकॉनिक कंगारू के बारे में, यानी लार्ज कंगारू स्पीशीज से जुड़े कॉमन बट इम्प्रेसिव फीचर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो बात ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया के नेटिव कंगारू बहुत तरह के हैबिटेट में रहा करते हैं, जैसे फॉरेस्ट, वुडलैंड्स, प्लेन्स और सवाना। ये कंगारू की स्पीशीज पर डिपेंड करता है कि उनके लिए सूटेबल हैबिटेट कौन सा है। कंगारू को एक सीक्रेट एनिमल माना जाता है जो अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और अडेप्टेबिलिटी के लिए एडमायर किया जाता है। इंडिजिनस कल्चर्स में ये एक पावरफुल सिंबल है और कंगारू की लंबी दूरी तक छलांग लगाने की कैपेसिटी को इस तरह इंस्पिरेशन के तौर पर देखा जाता है कि लाइफ में भले ही कितने ही ऑब्स्टिकल्स आएं, उन्हें जंप करके उनसे पार निकलकर न्यू हाइट्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसे फर्टिलिटी और मदरहुड से भी एसोसिएट किया जाता है और कुछ कल्चर्स में माना जाता है कि कंगारू ह्यूमंस और नेचुरल वर्ल्ड के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने वाला एनिमल है। कंगारू जो आज अपनी यूनिक जंप के लिए जाना जाता है, उसकी एवोल्यूशन जर्नी भी काफी यूनिक है, क्योंकि माना जाता है कि आज से मिलियंस ईयर्स अगो सभी मैक्रोपॉड्स पेड़ों पर रहा करते थे, लेकिन समय के साथ कंगारू की एंसेस्टर स्पीशीज पेड़ों से नीचे उतरकर ग्राउंड पर आ गई और वहीं पर रहने लगी। जैसे जैसे घास के मैदान एक्सपैंड होते गए, कंगारू पहले से ज्यादा डाइवर्स होते गए। ग्राउंड पर रहने के लिए उन्होंने चलने फिरने और कूदने के नए तरीके अपना लिए, जो उनके लिए काफी एफिशिएंट साबित हुए और इस तरह कंगारू ग्राउंड पर जंप करते हुए देखे जाने लगे। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी देखा जा सकता है ट्री कंगारू के रूप में, जो आज भी पेड़ों की ऊंची ब्रांचेस पर ही रहता है। ये भी माना जाता है कि विलुप्त हो चुके लार्ज कंगारू आज के लार्ज कंगारू की तरह सिर्फ जंप ही नहीं करते थे, बल्कि वो अपने 2 पैरों पर और 4 पैरों पर चला भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट ड्राई होता चला गया, कंगारुओं के लिए ये जरूरी हो गया कि वो खाना खोजने के लिए लंबी दूरियां तय करें और इन्हीं लंबी यात्राओं को जल्दी पूरा करने के लिए बदलते समय के साथ कंगारू ने जंप करने की कला सीख ली, जो उनके लिए बेनिफिशियल भी साबित हुई, क्योंकि हॉपिंग में कम एनर्जी खर्च होती है और कंगारुओं के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाएं। एक 4 पैरों वाले एनिमल को सेम स्पीड से दौड़ने में जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, उससे कम एनर्जी में कंगारू हॉपिंग के जरिए सेम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। इसका मतलब कंगारू एक बहुत ही स्मार्ट एनिमल है, जिसने टाइम के साथ होने वाले बदलावों को एक्सेप्ट किया और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना लिया। ये टॉल एनिमल्स हर्बीवोर्स हैं, जो ग्रास, फ्लावर्स, लीव्स और बम्बू खाकर अपना पेट भरते हैं और काउस की ही तरह अपनी फूड को रिगर्जिटेट करते हैं, यानी निगले हुए खाने को उगलकर उसे फिर से चबाते हैं जब तक कि वो पूरी तरह डाइजेस्ट होने के लिए तैयार ना हो जाए।
इनके हाईली स्पेशलाइज्ड टीथ ग्रास और श्रब्स को कट करना और अच्छी तरह से ग्राइंड करना जानते हैं। इनका ट्यूब शेप्ड स्टमक होता है और फूड के डाइजेशन के प्रोसेस में ये एनिमल उतनी मीथेन गैस रिलीज नहीं करते जितनी काऊ करती है। इन्हें वेजिटेशन के मॉइस्चर से काफी मात्रा में पानी मिल जाता है, इसलिए ये हाइड्रेटेड बने रहते हैं और लॉन्ग टाइम तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। इनकी डाइट और डाइजेशन इनके सर्वाइवल के लिए काफी जरूरी है, तो इनका स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बॉडी स्ट्रक्चर भी जंगलों में रहते हुए खुद को प्रोटेक्टेड बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो कैसा होता है कंगारू का बॉडी स्ट्रक्चर? तो वर्ल्ड के इस लार्जेस्ट मार्सुपियल की बॉडी पर शॉर्ट फर होते हैं, जो स्पीशीज के अकॉर्डिंग ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रे या ब्राउन कलर लिए होते हैं। एक स्टैंडिंग कंगारू की हाइट 6 फीट और उससे ज्यादा भी हो सकती है और एक एडल्ट कंगारू का वजन 35 से 90 किलोग्राम तक हो सकता है। ये स्पीशीज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करती है, यानी मेल कंगारू फीमेल की तुलना में लार्ज और हैवी होती है। कुछ स्पीशीज में कलर डिफरेंस भी देखा जा सकता है। कंगारुओं के लिए यूं तो एक कॉमन नेम है रूस, लेकिन इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, वो भी कई सारे। जैसे फीमेल कंगारू को डो, फ्लायर और जिल कहा जाता है, तो मेल को बग, बूमर, जैक या ओल्ड मैन के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके फ्रंट लेग्स स्मॉल होते हैं, लेकिन हाइंड लेग्स बहुत ही पावरफुल और लार्ज होते हैं। इन्हीं की बदौलत ये एक बार में 30 फीट यानी 9 मीटर तक जंप कर लेते हैं और 1 घंटे में 30 मील यानी 48 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल कर लेते हैं। इनके फ्रंट लेग्स में इंसानों के हाथों की तरह 5 उंगलियां होती हैं और एक ह्यूमन हैंड से कुछ कुछ मिलते जुलते भी लगते हैं। हालांकि इनके हैंड्स में थंब नहीं होता और ये कर्व्ड होते हैं। ये फ्रंट लेग्स कंगारू के हाथ भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका यूज करके कंगारू खाना पकड़ते हैं। वैसे कंगारू अपने इन हैंड्स का सही तरह इस्तेमाल करना भी बखूबी जानते हैं। रिसर्च बताती है कि कंगारू लेफ्ट हैंडेड होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर अपने इसी हैंड का यूज करते हैं। ग्रूमिंग और ईटिंग में इनका लेफ्ट हैंड ही यूज होता है और ये अपने राइट हैंड का यूज तब करते हैं जब इन्हें स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। कंगारू के बैक फीट यानी हाइंड लेग्स में 4 उंगलियां होती है, लेकिन इनमें से 2 फिंगर्स पंजों तक जुड़ी रहती हैं। इस तरह के फीचर को सिंडेक्टली कहा जाता है। इस यूनिक फीचर के साथ छलांग लगाते कंगारू ऐसे अकेले लार्ज एनिमल हैं जो स्पीड के लिए छलांग लगाया करते हैं और इन छलांगों के दौरान ही इन्हें पसीना आता है। बाकी समय इन्हें हम इंसानों की तरह पसीना नहीं आता, इसलिए हॉट टेम्परेचर्स में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने और ठंडक महसूस करने के लिए ये बॉडी को लिक करते रहते हैं। यही इनका सेल्फ कूलिंग सिस्टम होता है, जिसमें इनकी सलाइवा का मॉइस्चर इनकी त्वचा के जस्ट नीचे मौजूद स्मॉल वेसल्स के ब्लड को ठंडा करता रहता है और कंगारू तेज गर्मी के दिनों में भी ठंडक का एहसास कर पाते हैं। हॉट वेदर में ग्राउंड की ऊपरी गर्म सॉइल को हटाकर आराम करने के लिए ठंडी जगह बनाने की डिगिंग टेक्निक भी इन्हें बहुत अच्छे से आती है। हॉट क्लाइमेट में कूल रहने की तरकीब जानने वाले इन स्मार्ट एनिमल्स की तो टेल भी बहुत ही पावरफुल और यूजफुल हुआ करती है। ये कंगारू का एक इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट है जिसे मामूली समझना भूल होगी, क्योंकि कंगारू की मस्कुलर टेल काफी स्ट्रॉन्ग होती है जो जंप करते समय बॉडी का बैलेंस बनाए रखती है। जब कंगारू जंप नहीं कर रहे होते हैं तब वो अपने चारों पैरों को जमीन पर रखकर चलते हैं। इस समय ये अपनी टेल को 5th लेग की तरह यूज करते हैं, जो इनके बॉडी का मैक्सिमम वजन उठा लेती है और बॉडी को आगे मूव करने में सपोर्ट भी करती है। इतनी स्ट्रॉन्ग और लार्ज टेल कंगारू की एक खासियत है, लेकिन इस टेल और इसके लार्ज बैक फीट की वजह से ये एनिमल पीछे की तरफ चलना चाहे तो भी नहीं चल सकते, यानी बैकवर्ड जंप और वॉक दोनों ही एक कंगारू के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंगारू को ऑस्ट्रेलिया के कोट ऑफ आर्म्स पर दिखाने का एक रीजन ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी कंट्री की तरह रिप्रेजेंट किया जाए जो हमेशा आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं जाती। लार्ज कंगारू स्पीशीज के लिए भले ही पीछे की तरफ चलना नामुमकिन हो, लेकिन ट्री कंगारूज बड़े आराम से ऐसा कर पाते हैं और कंगारू फैमिली के ये ऐसे अकेले मेंबर हैं जो पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से ये पेड़ पर चढ़ा करते हैं। अब भले ही लार्ज कंगारू पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते हो, लेकिन पानी में तैरना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। अगर कभी कोई शिकारी इनका पीछा करते हुए पानी में उतर आए तो ये उसका सामना भी कर सकते हैं और उसे पानी में डुबो भी सकते हैं।
अपनी जान बचाने का ये तरीका इन्हें बखूबी आता है। अच्छे स्विमर्स होने के अलावा कंगारू पावरफुल किकर भी हैं, जिनकी एक किक में 759 यानी 759 पाउंड का फोर्स होता है। ये फोर्स एक इंसान की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी है। इसलिए कंगारू से दूरी बनाए रखने में ही इंसानों की भलाई है। इनका स्मॉल हेड होता है और इनके स्कल पर हाई पोजीशन में आईज सिचुएटेड होती हैं और आईज को थिक आई लैशेस प्रोटेक्टेड रखती हैं। इस तरह की आई पोजीशन इन्हें वाइड विजन देती है, जिसकी मदद से ये शिकारियों को तुरंत पहचान पाते हैं और बचाव के लिए क्विक एक्शन लेते हैं। कंगारू की शार्प आईसाइट होती है, लेकिन ये केवल मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इनके लॉन्ग पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, जिन्हें हर डायरेक्शन में मूव करके साउंड को डिटेक्ट करना कंगारू के लिए बहुत ही आसान होता है और इनकी हियरिंग कैपेसिटी भी काफी अच्छी होती है। इसी तरह कंगारू का स्मेल का सेंस भी बहुत ही जबरदस्त होता है और इस तरह एक्सीलेंट आई साइट, अच्छी स्मेल का सेंस और लार्ज फ्लेक्सिबल ईयर्स कंगारू को जंगलों में रहते हुए सुरक्षित बने रहने में मदद करते हैं। इन सेंसेस की मदद से कंगारू तुरंत खतरे का पता लगा लेते हैं और जैसे ही उन्हें किसी तरह के खतरे की आहट होती है, वो अपने पिछले पैरों को जोर जोर से जमीन पर थपथपाते हैं। ऐसा करके वो अपने ग्रुप को खतरे के लिए आगाह करते हैं। उन्हें अपनों की फिक्र जो होती है। आखिर कंगारू एक सोशल एनिमल जो लार्ज ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। इनके एक ग्रुप में 100 तक मेंबर्स हो सकते हैं और इस ग्रुप को मॉब, हर्ड और ट्रूप कहा जाता है। इस ग्रुप में रहते हुए कंगारू एक दूसरे की ग्रूमिंग करना पसंद करते हैं और खतरों से एक दूसरे का बचाव करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसके लिए इनके पास कम्युनिकेशन के कई तरीके होते हैं, जैसे वार्निंग के लिए अपने स्ट्रॉन्ग फीट को ग्राउंड पर जोर जोर से पटकना और गुर्राना। यहाँ वहाँ सैर करते अपने बच्चे को वापस अपने पास बुलाने के लिए मदर कंगारू क्लिकिंग और क्लकिंग जैसे साउंड्स निकालती है, जिन्हें सुनकर बच्चे दौड़कर माँ के पास आ जाते हैं और उसके पाउच में आकर दुबक जाते हैं। इनका स्मेल का सेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का काम करता है, क्योंकि इनकी बॉडी के कई पार्ट्स पर सैंड ग्लैंड्स होती है जो कई तरह के फेरोमोन्स सिक्रीट करती है, जिसके जरिए अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश की जाती है, टेरिटरी मार्क की जाती है और अपने मैट को अट्रैक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। अपने सैंड ग्लैंड्स को ये ट्री और रॉक्स जैसी जगहों पर रब करते हैं और अपना इलाका मार्क कर देते हैं, ताकि इनमें आपस में टकराव ना हो। हर एक कंगारू का सेंट यूनिक होता है और डोमिनेंट मेल का सेंट बाकी मेल्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है, जो दूसरे मेल्स के लिए ये सिग्नल है कि डोमिनेंट मेल के इस इलाके से दूर रहना ही बेहतर होगा। इस सेंट से कंगारू के जेंडर, एज और रिप्रोडक्टिव स्टेट्स का भी पता लग जाता है। इसलिए मैट सिलेक्शन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फीमेल कंगारू डोमिनेंट मेल के साथ मैट करना ही पसंद करती हैं, क्योंकि उनके टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स काफी हाई होते हैं, जो उनकी जेनेटिक फिटनेस का साइन होता है। जनरली फीमेल कंगारू साल के किसी भी समय ब्रीडिंग कर सकती है, लेकिन ईस्टर्न ग्रे कंगारू स्पीशीज में ब्रीडिंग सीजन स्प्रिंग और अर्ली समर का होता है। कंगारू 2 साल की एज में सेक्सुअली मैच्योर होती है और ये एज इनकी स्पीशीज और जेंडर के अकॉर्डिंग थोड़ी वेरी कर सकती है। कंगारू पॉलीगेमस होते हैं, यानी उनके एक से ज्यादा मेटिंग पार्टनर्स हुआ करते हैं। जनरली एक मेल कंगारू एक से ज्यादा फीमेल्स के साथ मैट करता है और फीमेल अक्सर एक सिंगल मेल के साथ मैटिंग ही प्रेफर करती हैं, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा मेल्स के साथ मैटिंग भी कर सकती है। कंगारुओं की कोर्टशिप के दौरान एक बूमर यानी मेल कंगारू कई तरह की एक्टिविटीज करता है, जैसे चेस्ट बीटिंग, टेल वेगिंग और डिफरेंट साउंड्स का यूज, ताकि वो अपने राइवल्स को बता सके कि मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और साथ ही फीमेल कंगारू को भी इम्प्रेस कर सके। इस समय अगर कोई दूसरा मेल इस डोमिनेंट मेल को चैलेंज करे तो उनमें टकराव होना तय है और ये टकराव बॉक्सिंग मैच का रूप ले लेता है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ और डोमिनेंस का क्लियर डिस्प्ले होता है। इस कंपटीशन में मेल कंगारुओं के बीच किकिंग और बाइटिंग भी हो सकती है। कंगारू के जबड़े काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसकी एक बाइट ह्यूमन की बाइट से 6 टाइम तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लड़ाई के दौरान गुर्राना और स्क्रैच करना तो आम बात ही है। कैसे भी करके उन्हें अपनी स्ट्रेंथ साबित करनी होती है और दोनों मेल कॉम्पिटिटर्स में से जो ये कर लेता है वो ही कहलाता है डोमिनेंट मेल, और फीमेल्स भी उसे ही मेटिंग पार्टनर बनाना चाहती है। सूटेबल मेटिंग पार्टनर के साथ मीटिंग के बाद एक फीमेल कंगारू
अगले 21 से 38 दिनों के बाद 1 से 4 साल तक बच्चों को जन्म दे सकती है। हालांकि 4 बच्चों का एक साथ जन्म होना काफी रेयर है। जनरली एक बार में एक ही बच्चे का जन्म होता है। कंगारू के बच्चे जॉयस कहलाते हैं, जो कि काफी प्यारा नाम है, लेकिन उनकी देखभाल में फादर कंगारू का कोई हाथ नहीं होता। सारी जिम्मेदारी मदर की होती है, जो अपने अंडर डेवलप्ड जॉयस को अपनी स्किन में बने एक पाउच के अंदर रखती है। इस पाउच में बच्चे को प्रोटेक्शन भी मिलता है और डेवलपमेंट के लिए जरूरी माहौल भी। इस पाउच को मार्सुपियम भी कहा जाता है और इसमें मौजूद निपल से जॉयस की मिल्क नीड्स पूरी होती है। एक न्यूबॉर्न जॉयस हेयरलेस और ब्लाइंड होता है और इसकी लेंथ केवल 1 इंच तक होती है। मदर का पाउच कम से कम अगले 6 महीने तक इनका घर होता है, जिसमें रहते हुए ये बड़े होते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से फ्रेंडली होते हैं और थोड़े बड़े होने पर आसपास घूमने भी निकलते हैं। और जैसे ही जरा सा खतरा महसूस हो तो भागकर माँ के पाउच में आकर घुस जाते हैं। ये जॉयस इस घर में रहते हुए यूरिनेट और डेफिकेशन भी करते हैं, यानी घर को गंदा करके माँ की परेशानी को बढ़ा देते हैं। कमाल की बात यह है कि इस मैस का कुछ हिस्सा तो पाउच की लाइनिंग अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन कई बार मदर कंगारू को खुद इसकी सफाई में जुटना भी पड़ता है, जिसके लिए उसे अपनी जीभ से काम लेना होता है। इस तरह साथ साथ रहते हुए, शरारतें करते हुए बच्चा माँ के साथ क्लोज बॉन्ड शेयर करता है। माँ भी कभी कभी डांट कर तो कभी पुचकार कर उसे बड़ा करने में जुटी रहती है। पाउच से बाहर आ जाने के बाद भी एक जॉयस लगभग 1.5 साल का होने तक फूड के लिए मदर पर ही डिपेंडेंट रहता है। अगर एक बच्चे को ग्रो करने के इस प्रोसीजर के दौरान फीमेल कंगारू फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उस एम्ब्रियो यानी फीटस की ग्रोथ को रोक सकती है। इसे एम्ब्रियोनिक डायापॉज कहा जाता है। जब एक बच्चा बड़ा होकर पाउच को छोड़ देता है तब मदर कंगारू की बॉडी हार्मोनल सिग्नल्स को देकर उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकती है और इस तरह वो एम्ब्रियो डेवलप होकर न्यू जॉयस के रूप में जन्म ले सकता है और मदर कंगारू के वैकेंट हो चुके पाउच में रहते हुए ग्रो कर सकता है। हालांकि वेस्टर्न ग्रे कंगारू में ये एम्ब्रियोनिक डायापॉज स्टेट नहीं पाई जाती। मदर कंगारू के पास एक और यूनिक पावर है कि वो 2 अलग तरह के मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, जिनमें से एक न्यूबॉर्न को न्यूट्रिशन दे सकता है तो दूसरा थोड़े मैच्योर सिबलिंग को। जब आसपास फुल रिसोर्सेज होते हैं तो फीमेल हर साल बच्चे को जन्म देती है, लेकिन खाने की कमी होने जैसी डिफिकल्ट सिचुएशंस में वो कंसीव नहीं करती और कंडीशंस फेवरेबल होने पर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना भी एक फीमेल कंगारू के हाथ में होता है। फीमेल किड जहां 14 से 20 महीनों में सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, वहीं मेल किड्स को मैच्योर होने में 24 से 48 महीनों तक का समय लगता है। यूं तो एक मदर कंगारू और उसके बच्चों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये मदर अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रखने की हर कोशिश किया करती है, लेकिन कई बार जब वाइल्ड डॉग्स यानी डिंगोज से इनका सामना हो जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई फीमेल कंगारू के पाउच से बच्चा नीचे भी गिर सकता है और तब हो सकता है कि शिकारी उसी बच्चे को अपना शिकार बना ले। हालांकि रिसर्च बताती है कि कई कंगारू मदर्स ऐसी भी हैं जो शिकारी से पीछा छुड़ाने के बाद अपने बच्चे को ढूंढने फिर से उस जगह पर लौटती है जहां पाउच से उसका बच्चा गिर गया था। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कभी शिकारी से पीछा ना छुड़ा पाने की सिचुएशन में एक कंगारू मदर शिकारी के आगे अपने एक बच्चे को फेंक भी सकती है। ये बहुत ही क्रूअल साउंड करता है, लेकिन इसका रीजन ये माना जाता है कि मदर कंगारू को अपने बाकी बच्चों की देखभाल के लिए जिंदा रहना जरूरी लगता है और इसलिए कई बच्चों की जान बचाने के लिए वो एक की कुर्बानी देना सही समझती है। अब असल में उस समय उस मदर के दिल का क्या हाल होता होगा और इसके पीछे असल रीजन क्या होता होगा, ये तो वही बेहतर तरीके से जान सकती है। और फिर उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से कैसे निपटना है, ये भी तो उन्हीं को पता है। वैसे अपने नेचुरल माहौल में रहते हुए कंगारू को भूख, सूखे के हालात और तेज गर्मी जैसे चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं, लेकिन इनसे डील करना उन्हें आता है। अगर उन्हें कुछ नहीं आता तो वो है इंसानों से होने वाले खतरों से बचाव करना, क्योंकि कंगारू इंसानों से भले ही क्लोज कनेक्शन ना फील करते हो, लेकिन वो इंसानों को अपना दुश्मन भी नहीं समझते। फिर भी अगर इंसान उनके लिए थ्रेट बन जाए तो वो क्या करे, क्योंकि ह्यूमंस मीट और स्किन के लिए कंगारू का शिकार करते हैं और कंगारू के इलाकों में उनके हैबिटेट में
इतना ज्यादा एक्सपेंशन और इंटरफेरेंस करते हैं कि आज कंगारुओं के लिए अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, डॉग अटैक और कार एक्सीडेंट तो कंगारू की लाइफ का एक सैड पार्ट बन चुका है, जिससे बचने के लिए कंगारू अग्रेसिव बिहेव करने की कोशिश करते हैं ताकि इंसान रूपी खतरा उनसे दूर ही रहे। और जरूरत पड़ने पर ये एनिमल अपने पावरफुल किक और बाइटिंग फोर्स से ये भी बता सकते हैं कि भले ही हम शांत नजर आते हों, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा सामना भी कर सकते हैं और तुम्हें सबक भी सिखा सकते हैं। इन सब चैलेंजेस को फेस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने वाले ये कंगारू IUCN लिस्ट के अनुसार लीस्ट कंसर्न स्पीशीज हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कंगारू की डिफरेंट स्पीशीज का लाइफ स्पैन 7 से 18 साल का होता है, जो कि काफी कम लगता है, लेकिन इनकी लाइफ के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स तो काफी ज्यादा है, इसलिए इन्हें मदद की जरूरत तो आज भी है। और ये इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाली स्पीशीज भी है, जो प्लांट्स की ओवर ग्रोथ को कंट्रोल करती है। और ग्रेजिंग के टाइम ये जो सीड्स खाते हैं वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे नए प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ती है। ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि क्यूट से दिखने वाले इन लार्ज एनिमल्स को देखने हर साल मिलियंस विजिटर्स ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो जब ये हमें इतना कुछ दे सकते हैं, तो हमें भी इनकी फिक्र करने की जरूरत है। इन्हें बचाने के लिए साथ आने की जरूरत है, और इसलिए 24 अक्टूबर को वर्ल्ड कंगारू डे मनाया जाता है, जो न केवल ऑस्ट्रेलिया का कंजर्वेशन एफर्ट है, बल्कि आज पूरी दुनिया में फैल गया है, क्योंकि इन पीस लविंग हर्बीवोर्स की मदद करने के लिए अवेयरनेस जो स्प्रेड होने लगी है। ऐसा होना जरूरी है ताकि हम इन उछल कूद करने वाले क्यूट कंगारुओं को हमेशा देख पाएं, अपनी जिंदगी को आराम से जीते हुए। तो फिर आप भी बढ़ाइए मदद का हाथ, और मैं रूबी पारिक आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी ही कुछ और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट शेयर करते रहिए। धन्यवाद।